क्या देश में इंसानी जानों की कीमत रह गई है? अगर है तो फिर क्यों लोगों को मारने के लिए छोड़ दिया जाता है? देश की राजधानी दिल्ली में 35 दिन में 10 लोग सीवर साफ करते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। सवाल यह है कि इन मौतों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ वो जहरीली गैस जिसकी चपेट में ये लोग आए, या फिर गुनहगार वो लोग भी हैं जिन्होंने इनकी जान की परवाह नहीं की? राजधानी दिल्ली में मौत का सीवर, जहरीली गैस ने ली मजदूर की जान। 35 दिनों में 10 मौतों पर क्यों खामोश है सरकार? क्यों गिरफ्त से बाहर है गुनहगार? राजधानी दिल्ली में एक बार फिर सीवर काल साबित हुआ। सीवर की सफाई करने उतरे एक और मजदूर की मौत हो गई। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल परिसर के सीवर में जहरीली गैस ने 45 साल के ऋषिपाल की जान ले ली। रविवार दोपहर करीब 1 बजे 4 कर्मचारी सीवर में सफाई के लिए उतरे, लेकिन कुछ ही देर में सीवर के अंदर जहरीली गैस लीक होने से 45 साल के ऋषिपाल की मौत हो गई। इस दौरान दूसरे 3 कर्मचारियों ने ऋषिपाल को बचाने की भी काफी कोशिश की, लेकिन तीनों कर्मचारी करण, सुमित और विशन भी जहरीली गैस की चपेट में आने से बेहोश हो गए। एक्चुअली हम लोग यहाँ मरीज लेके कई दिन से भर्ती हुए हैं, तो छाए के लिए हम लोग इधर बैठने के लिए आते थे। तो जो सीवरमैन थे उन लोगों ने सफाई के लिए यहाँ पे आया और अपना काम शुरू किया। तब तक हम लोग इधर ही बैठे हुए थे, तो वो लोग अपना काम चालू किए। कुछ देर बाद अंदर से चीख आई, फिर ऊपर के लोगों ने फायर वाले को बुलाया, फिर अपने प्रयास किया। ऐसे में उनके साथ का एक लड़का अंदर गया, तो बारी बारी से जो है उन लोगों को निकाला, लेकिन निकालते समय ही कुछ ऐसी परेशानियाँ थी। दम घुटने से जो है ना तो कोई मास्क था ना कुछ था, लापरवाही थी कुछ यहाँ के काम कराने वाले कर्मचारियों का, जो कि अंदर दम घुटने से ही एक आदमी का डेथ तो हो ही चुका था। बाकी 3 लोग भर्ती हैं, उसमें जो 2 लोग। LNJP अस्पताल के अंदर बने सीवर की सफाई के लिए PWD ने निजी कंपनी को सफाई का ठेका दिया था, लेकिन सीवर की सफाई के लिए उतरे इन मजदूरों के पास सेफ्टी के नाम पर कुछ भी नहीं था। अभी हमने जो दिल्ली में जो घटनाएं हुई उससे जो हमें यही पता चला है कि ये सब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है और सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए ऐसे लोगों को अंदर उतार कर मौत के घाट उतार देते हैं। तो ये वारदात नहीं होनी चाहिए। ये जो एक्ट है एमएक्स एक्ट, उनका पूरी तरह से और सख्ती से पालन होना चाहिए। ऋषिपाल की मौत के बाद पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया। आरोपी ठेकेदार अब भी फरार है, तो PWD ने भी मामले की जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जबकि पिछले 35 दिन में 10 मजदूरों की जान चली गई है। 6 अगस्त 2017 को लाजपत नगर इलाके में सीवर की सफाई के दौरान दम घुटने के चलते 3 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। 12 अगस्त को दिल्ली के आनंद विहार इलाके में सीवर की सफाई के दौरान 2 कर्मचारियों की मौत हुई। 15 जुलाई को घिटौरनी इलाके में एक सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से 4 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। महज 35 दिनों में ही सीवर साफ करने उतरे 10 लोगों की जहरीली गैस की चपेट में आकर मौत हो गई। और यह आंकड़ा किसी दूर दराज के इलाके का नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली का है। सुप्रीम कोर्ट की तमाम गाइडलाइंस के होने के बावजूद भी देश की राजधानी दिल्ली में महज चंद पैसे बचाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर इन सीवरों की सफाई करने के लिए लोगों को उतारा जा रहा है और प्रशासन खामोश है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव अरोड़ा के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो इस पूरी घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इन मजदूरों की जान की कोई कीमत है या नहीं? क्या इस तरह के हादसे लापरवाही का नतीजा नहीं? क्या एक SOP होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर? अगर आपको इस तरह सीवर का सफाई करनी भी है तो आपके पास वो तमाम गैजेट्स मौजूद हैं या नहीं जो ज़रूरी होते हैं? आइए आपको बताते हैं कि सीवर की सफाई कर्मियों के लिए जो मौजूदा गाइडलाइंस हैं और कानून है वो क्या कहते हैं। सेप्टिक टैंकों और सीवर की जोखिमपूर्ण मैनुअल सफाई प्रतिबंधित है। सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए सीवर में उतरने से पहले सेफ्टी टूल्स देना उनको अनिवार्य बताया गया है। जो सेफ्टी टूल्स अनिवार्य हैं उनमें ऑक्सीजन सिलेंडर या गैस मास्क, फेस मास्क, दस्ताने से साथ ही सेफ्टी बेल्ट और मजबूत जूते। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2014 में अपने एक आदेश में इस तरह के हादसे में हुई मौत के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे के निर्देश दिए हैं। लेकिन अलग बात है कि बार बार नियमों की अनदेखी होती है। आप जरा सोचकर बताइए कि आपके घर के आसपास अगर सीवर की सफाई करने के लिए कोई कर्मचारी उतरा हुआ है तो कभी उसके पास आपने ये तमाम जो गाइडलाइंस में चीज़ें बताई हुई हैं देखी भी हैं? शायद नहीं।
आगे बढ़ते हैं, गोरखपुर त्रासदी की बात करते हैं। बीआरटी अस्पताल में मासूमों की मौत की टीस अभी खत्म भी नहीं हुई है कि अब छत्तीसगढ़ से एक ऐसी ही दिल दहलाने वाली खबर आई है। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से 3 मासूमों की मौत हो गई है। सीएम रमन सिंह ने हालांकि जांच के तुरंत आदेश दे दिए हैं। गोरखपुर से रायपुर तक गैस चैम्बर, अस्पताल में ऑक्सीजन बंद, मासूमों का घुटा दम। रायपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में सबसे बड़ी लापरवाही। भीमराव अंबेडकर अस्पताल, रायपुर के इस सबसे बड़े अस्पताल में जो हुआ वो देश के सरकारी अस्पतालों की बदहाली की एक और दास्तान है। बताया जा रहा है कि एक कर्मचारी की लापरवाही यहाँ मासूमों को भारी पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नशे की धुत में ऑक्सीजन विभाग के प्रभारी की लापरवाही से ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई और 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना आई है और अभी मैंने डायरेक्टर हेल्थ से भी पूछ रहा था कि ऐसी कोई घटना हुई थी कि जो ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला है जो शराब के नशे में था, मगर इमीडिएट जैसे ही उसका लेवल कम हुआ इन लोगों ने दुरुस्त कर लिया। जांच के भी आदेश दिए नहीं, इसको तो डायरेक्टर देख रहे हैं कि ऐसी घटनाएं खासतौर से ऑक्सीजन के सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे कोई सिलेंडर के माध्यम से नहीं होता, ऑक्सीजन का पूरा यहाँ पे जनरेशन होता है। तो ऐसा सिर्फ मामला ये है कि असावधानी थोड़ी भी होगी तो ये गंभीर विषय है। मुख्यमंत्री रमन सिंह जांच का भरोसा तो दे रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकारी अस्पतालों की बदहाली पर सामाजिक कार्यकर्ता हल्ला बोल चुके हैं। छत्तीसगढ़ जो लगातार इस तरह की घटनाओं का एक गढ़ हो गया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे गर्भाशय कांड हो, अखफड़ुआ कांड हो, नसबंदी कांड हो, यानी लगातार इस तरह की जो हत्याएं हो रही है ये शासकीय हत्याएं हैं। हम बार बार सिर्फ एक आश्वासन देते हैं कि हम जांच कमेटी बैठा रहे हैं और रिपोर्ट जल्द आ जाएगा, और लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह कर दिया जाता है। बेचारे सीधे साधे गरीब ग्रामीण जो दिखाई दे रहे हैं मुझे, मध्यम लोअर स्टैंडर्ड की फैमिली होती है हमेकाहारा में, और इनके बच्चे मर जाते हैं। कुछ दिन ये रोते हैं, आंसू पोंछ के बैठ जाते हैं, क्योंकि इनकी वो सक्षमता नहीं होती कि सामने आकर के लड़ाई करें। छत्तीसगढ़ में सरकारी अस्पताल में मासूमों की मौत सिर्फ एक वारदात नहीं है, ये सरकारी अस्पतालों की बदहाली की कलई खोलता एक वाकया है। पर सवाल ये है कि आखिर रमन सिंह सरकार क्यों बीमार अस्पतालों की सर्जरी नहीं कर पा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। बिहार में सृजन घोटाले को लेकर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी ने बिहार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का इस्तीफा मांगा। आरजेडी नेताओं का कहना है कि जब तक ये दोनों नेता इस्तीफा नहीं देंगे तब तक मामले की निष्पक्ष जांच हो ही नहीं सकती। इस बीच सृजन घोटाले में गिरफ्तार आरोपी महेश मंडल की मौत हो गई है। महेश का इलाज भागलपुर अस्पताल में चल रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी महेश कैंसर से भी पीड़ित था। हर 3 दिन बाद उसे डायलिसिस करवाना पड़ता था। सृजन घोटाले में सरकारी खजाने से 700 करोड़ की हेराफेरी का आरोप है। और इस पूरे मामले में विरोधी पार्टियां जहां सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा कर रही हैं, वहीं जेडीयू प्रवक्ता का कहना है कि जांच में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। यानी वही रटा-रटाया बयान है, पार्टी और नेता बदल जाते हैं। कि सृजन जो घोटाला है वो व्यापम घोटाले से भी बड़ा घोटाला है, और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा था सदन में कि 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन होगा, आज तमाम मुख्यमंत्री जी की संरक्षण में और सुशील मोदी सब लोग मिल करके जो ये सृजन घोटाला में जितने आरोपी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, शुरू के दौर से ही इन लोगों को बचाने का काम किया गया। यह जो घटनाक्रम सृजन घोटाला के आरोपी नाजिर महेश मंडल की जो मौत हुई है, वह जो प्राप्त सूचना के अनुसार किडनी की बीमारी थी। डायलिसिस कुछ दिन पहले भी हुआ था। पुलिस ने जांच किया, जब शिकायत मिली तो जेल मैनुअल के अनुसार इलाज कराने की व्यवस्था की जिम्मेवारी सरकार की थी। सरकार ने जिम्मेवारी का निर्वहन किया, उसमें उनकी मौत हो गई। लेकिन उसके पहले तो सारा बयान से लेकर सारे चीज दर्ज हो चुके होंगे, इसलिए जांच की प्रक्रिया में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। उधर 9 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को जमानत मिल गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें जमानत दी, लेकिन अब सियासत का संग्राम जरूर इस मुद्दे पर छिड़ गया है। 9 साल तक रहे सलाखों के पीछे, अब सबसे बड़ी अदालत ने दी राहत, जमानत मिली तो 9 साल पुराने केस पर गरमाई राजनीति। पहले साध्वी प्रज्ञा और अब श्रीकांत पुरोहित। 2008 में
मालेगांव ब्लास्ट केस के दोनों आरोपियों को फिलहाल बड़ी राहत मिल चुकी है। जिन नामों के सहारे देश में हिंदू आतंकवाद के जुमले उछाले गए थे, उन्हें अदालतों ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया है। कर्नल पुरोहित 9 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहे। देश की सबसे बड़ी अदालत ने रिहाई के लिए उनकी दलील को माना और जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट में पुरोहित की ओर से दलील दी गई कि निचली अदालत में आरोप तय नहीं हुए हैं और वो 9 साल से जेल में बंद है। अगर उनके ऊपर धमाके के आरोप हट जाते हैं तो उन्हें अधिकतम 7 साल की ही सजा हो सकती है। इससे ज्यादा वक्त वो पहले ही जेल में काट चुके हैं। Basically, they've gone by the NIA charge sheet, which says the ATS charge sheet is in contradictions. Witnesses have gone back on what they were saying by saying that they were forced to make statements, and also the RDX, which the ATS felt was possibly planted. So saying all this, they said it's a case for grant of bail. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल पुरोहित को सशर्त जमानत दे दी, लेकिन सियासी रोटी सेकने का खेल शुरू हो चुका है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर सरकार NIA चीफ को एक्सटेंशन क्यों दे रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी कथित हिंदू आतंकवाद को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। इससे न उनका दोष और न निर्दोष होना साबित होता। जमानत एक मुकदमे की प्रक्रिया का हिस्सा है, इससे अधिक कुछ नहीं। हाँ, एक बात सच है कि भारत सरकार को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के प्रमुख के तौर पर पूरे हिंदुस्तान में कोई भी पुलिस अधिकारी क्यों नहीं मिल रहा कि 2-2 बार एक्सटेंशन दे रहे हैं NIA के करंट प्रमुख को। पूरे समुदाय को, हिंदू समुदाय को बदनाम करने के लिए और पाकिस्तान को सभी आतंकवादी घटनाओं से बरी करने के लिए एक बड़ी साजिश थी। और इस साजिश में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे, दिग्विजय सिंह, ये सब शामिल थे। तो चीन लगातार भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है, युद्ध का उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहा है, एक प्रोपेगेंडा वॉर जो है एक तरह से वो कर रहा है। लेकिन भारत संयम बरते हुए है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भारत चीन की हिकड़ी से किसी तरह के दबाव में आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद की बात करते हैं, जहां आज एक हादसा हुआ। एक खड़ी हुई ऑटो टेम्पो में अचानक से एक दुकान में जा घुसा, जिसकी वजह से 2 लोग घायल हो गए। दरअसल एक दुकान के सामने खड़े ऑटो टेम्पो में कुछ लड़कों ने खेलकूद कर रहे थे और अचानक से टेम्पो के गियर में जाने से टेम्पो दुकान में घुस गया। आप ये देखिए, किसी को कुछ समझ नहीं आया कि भाई खड़ा हुआ दुकान के बाहर पार्क हो जाता है टेम्पो, आमतौर पे कुछ देर के लिए लोग खड़ा करके चले जाते हैं। गलती से हुआ ये हादसा 2 लोगों के लिए मुश्किल का सबब बनकर आया। दुकान का नुकसान हुआ 16 और कुछ लोग घायल भी हुए। और अब आपको दिखाते हैं खतौली हादसे के बाद किस तरह प्रशासन अब भी लापरवाही नजर आ रहा है। उन्नाव के पास भी टूटी हुई रेलवे पटरियां मिली हैं, जिन पर अब भी ट्रेन दौड़ रही है, यानी कि रेलवे ने कुछ नहीं सीखा है। खतौली हादसे से भी सबक नहीं ले रहा है रेलवे। कानपुर लखनऊ रेलखंड पर बड़ी लापरवाही, ट्रैक से हजारों पेन रोल क्लिप गायब, फिर भी दौड़ाई जा रही है राजधानी जैसी सुपर फास्ट ट्रेनें। खतौली में उत्कल एक्सप्रेस हादसे ने चंद पलों में 22 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। रेलवे की लापरवाही को लेकर हाय तौबा मची है। कई आला अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है, लेकिन सवाल ये कि क्या बड़े हादसों के बावजूद रेलवे सबक लेने को तैयार है? अभी भी रोजाना लाखों यात्रियों की जान जोखिम में डालकर ऐसी रूटों पर ट्रेन चलाई जा रही हैं जहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कानपुर लखनऊ रेलखंड पर उन्नाव में कई किलोमीटर तक ट्रैक को खतरनाक बताया जा रहा है। यहां पटरियों की पकड़ मजबूत बनाने वाले 1700 से ज्यादा स्लीपर क्षतिग्रस्त हैं। इतना ही नहीं, हजारों पेनड्रोल क्लिप गायब हैं। नाली पुलिया से मगरवाड़ा स्टेशन तक ट्रैक को डेंजरस माना जा रहा है। हैरानी ये कि इसी रेलवे ट्रैक से लोकल ट्रेन नहीं, शताब्दी और राजधानी जैसी सुपरफास्ट ट्रेनें धड़ल्ले से चल रही हैं। रेलवे की लापरवाही का आलम यहीं खत्म नहीं होता। मुजफ्फरनगर के खतौली में उत्कल एक्सप्रेस हादसे के 24 घंटे नहीं बीते थे कि कानपुर झांसी रेलवे ट्रैक पर एक और ट्रेन हादसा होते होते बच गया। ट्रैक से गुजर रही प्रतापगढ़ भोपाल एक्सप्रेस में बुरी तरह जर्किंग के कारण ड्राइवर को अचानक ब्रेक लगाना पड़ा, जिससे ट्रेन के यात्री काफी डर गए। जब ट्रैक चेक किया गया तो पटरी में करीब 1.5 इंच का फासला निकला। गनीमत रही कि ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। कानपुर देहात से हिमांशु शर्मा
और उन्नाव से वीरेंद्र यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। तो सवाल ये उठता है कि रेलवे प्रशासन के ऊपर कोई भी तरह की जू रेगी उनके कान तक ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि एक हादसे के बाद वो सबक लेने को तैयार नहीं है। और शायद इसकी वजह ये है कि सस्पेंशन सरकारी नौकरी में कोई बहुत बड़ी गलती नहीं लगती। शायद इन लोगों पर जब 20 से ज़्यादा बेगुनाह लोगों की मौत का मुकदमा चलेगा तब इनको समझ में आएगा कि इनका अपराध क्या है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक शख्स की पिटाई का मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में तस्वीरें ये कैद हुई। कुछ लोग लाठी डंडों से लाल शर्ट पहने हुए शख्स पर हमला बोल देते हैं। लाठी डंडों की मार से पिट रहा शख्स नीचे गिर जाता है, लेकिन पीटने वालों को उस पर कोई रहम नहीं आता। उसकी लगातार लाठियों से ताबड़तोड़ पिटाई होती है। हालांकि बाद में कुछ आसपास के लोग आते हैं, बच बचाव की कोशिश करते हैं। पीड़ित शख्स अभी अस्पताल में भर्ती है। पीड़ित के ससुराल वालों पर उसकी बुरी तरह पिटाई करने का ये आरोप लगा है। तो ये थी देश और दुनिया की हर खबर हर पहलू के साथ। खबरों से अप टू डेट रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारा वेब आईडी है www.newsnation.in। फिलहाल दीजिए इजाजत।